एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर थर्ड मेजर पेपर 5 पॉलिटिकल साइंस आप सभी बच्चों को पेपर में जो सवाल पूछे जाएंगे 15 मार्क्स और 5 मार्क्स का, ठीक है, ये सारा का सारा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवाता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक करिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार जब हाँ न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, एक्स्ट्रा सभी चीज़ों लिंक अवेलेबल है, आप हमें जहाँ फॉलो करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित कीजिए, यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसको डिफाइन करिए और इसके जो विभिन्न आयाम होते हैं, ठीक है, उसके बारे में विवेचना करिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति होता क्या। तो आधुनिक युग का जो एक महत्वपूर्ण अध्ययन क्षेत्र है जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, जो विभिन्न राष्ट्रों के बीच में जो संबंध है, उनके हित हो गए, चाहे वो उनके संघर्ष हो गए, और सहयोग की प्रक्रिया को समझने में प्रयास करवाता है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। जैसे जैसे विश्व में राष्ट्रों के बीच संपर्क होता है उसी तरह कंपटीशन भी है, प्रतिस्पर्धा भी है और दुनिया दूसरे पर निर्भर होती है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व, राजनीति का महत्व भी लगातार बढ़ गया है, क्योंकि आज के समय में कोई भी जो राष्ट्र है वो सिंगल नहीं काम कर सकता है, उसके अन्य देशों के साथ संबंध रखने ही पड़ते हैं। यही संबंध जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय बनते हैं हमारे पास है। अब इसका सामान्य अर्थ के बारे में बात करें तो विभिन्न राष्ट्रों के बीच शक्ति, जिनमें हित और नीतियों के आधार पर होने वाले जो संबंध है, संघर्ष है और सहयोग का अध्ययन करते हैं। ये केवल राज्यों के बीच राजनीतिक गतिविधि तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और सैन्य पहलू भी शामिल होते हैं। प्रसिद्ध विद्वान माफ करिएगा, हांस मांगथो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति मूलतः क्या है, शक्ति के लिए संघर्ष है, यानी स्ट्रगल फॉर पावर है। अर्थात राष्ट्र अपने हित की पूर्ति और प्रभाव बढ़ाने के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं। इस प्रकार कई और विद्वान के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति वो प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय हितों की रक्षा और विस्तार के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कॉम्पिटिशन और सहयोग करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल संघर्ष तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें सहयोग, समझौता और कूटनीति भी इतना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विभिन्न आयामों को समझना आवश्यक है, क्योंकि यहाँ इसके जो व्यापक स्वरूप को स्पष्ट करते हैं। सबसे पहले इसका जो राजनीतिक आयाम है उसको अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें विभिन्न राष्ट्रों की जो विदेश नीति होगी, साथ ही साथ कूटनीतिक संबंध, संधि यानी ट्रीटी हो गए, अंतर्राष्ट्रीय संगठन शामिल होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र का देखिए अपना विदेश नीति के माध्यम से जो भी अपने हित होंगे, अपने फेवर में काम होगा करवाना चाहेगा, उसकी रक्षा करता है और अन्य देशों के साथ संबंध स्थापित करता है। इस प्रक्रिया में सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों ही हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का आर्थिक आयाम भी इतना प्रभावशाली, उतना अत्यंत प्रभावशाली है। आज के वैश्वीकरण के युग में आर्थिक जो संबंध है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध का केंद्र बन चुका है, राजनीतिक केंद्र बन चुका है। व्यापार है, निवेश है, आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे विश्व व्यापार संगठन हो गया, आपने उदाहरण देखा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, विभिन्न देशों की नीतियां और संबंधों को प्रभावित करते हैं। आर्थिक निर्भरता और प्रतिस्पर्धा दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक दिशा देने का कार्य करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण आयाम जो है वो सैन्य या सुरक्षा शामिल है। इसमें युद्ध, शांति, रक्षा नीति, हथियारों की होड़ और शक्ति संतुलन जैसे विषय शामिल होते हैं। राष्ट्र अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सैन्य शक्ति का विकास करते हैं और अपने आवश्यकता अनुसार गठबंधन बनाते हैं। इस आयाम में संघर्ष की संभावना अधिक होती है, लेकिन साथ साथ शांति बनाए रखने के जो प्रयास होते हैं वो भी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो कूटनीतिक आयाम होते हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया। कूटनीति के माध्यम से जो भी कोई राष्ट्र अगर बिना युद्ध के चाहे तो अपने हितों को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिसमें वार्ता, समझौता, संवाद के माध्यम से समस्याओं का समाधान किया जाता है। आधुनिक समय में जो भी हम लोग बहुपक्षीय कूटनीति का महत्व पड़ चुका है, क्योंकि कोई भी देश देखिए लड़ना नहीं चाहता है, वो शांति से कोई भी चीज़ सॉल्व करना चाहता है, जिससे कई देश मिलकर वैश्विक मुद्दों पर निर्णय लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसका है सांस्कृतिक आयाम। देखिए, विभिन्न देशों की सांस्कृतिक परंपराएं, भाषा और जीवन शैली एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान एक माध्यम से देशों के बीच में समझ और सहयोग बढ़ता है। यह सॉफ्ट पावर का एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है, जिसके माध्यम से राष्ट्र जो है बिना किसी दबाव के अपने प्रभाव को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही साथ वैज्ञानिक और तकनीकी आयाम भी आज के समय में अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुके हैं। सूचना प्रौद्योगिकी है, इंटरनेट है, अंतरिक्ष अनुसंधान है और आधुनिक तकनीकों ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब सूचनाओं का आदान प्रदान बहुत तेजी से होता है और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी जो सहयोग है वो आवश्यक हो गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण आयाम मानवाधिकार और वैश्विक मुद्दा भी है, ठीक है। आज के समय में जो मानवाधिकार इन ह्यूमन राइट्स, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद और महामारी जैसे मुद्दे जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ चुके हैं। इन समस्याओं का समाधान जो है किसी एक देश के संभव नहीं, इसलिए वैश्विक सहयोग इसमें आवश्यक है।
और इन संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन जैसी संस्थाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंततः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है वो एक बहुआयामी है और एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें शक्ति, हित, संघर्ष और जो सहयोग के सभी शामिल होते हैं। इसके विभिन्न आयाम हैं, जिसमें राजनीति, आर्थिक, सैन्य, कूटनीति, सांस्कृतिक और तकनीकी मिलकर इसे व्यापक बनाते हैं। आज के वैश्विक युग ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि विश्व के सभी राष्ट्र किसी न किसी किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति न केवल राष्ट्रों के बीच में समझी जाती है, अब ये वैश्विक स्तर पर शांति, सुरक्षा और विकास के लिए भी बहुत जरूरी पड़ती है। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल, जो आपसी बच्चों को 15 नंबर के नजरिए से इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा। अगला सवाल है, मॉर्गेथाउ के जो राजनीतिक यथार्थवाद के सिद्धांत का आलोचनात्मक विवेचना करना। आइए करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में राजनीतिक अर्थातवाद यानी पॉलिटिकलिज्म एक अत्यंत ही प्रभावशाली और एक प्रमुख सिद्धांत है। इस सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से देने का जो श्रेय है वो हांस मॉर्गेनथाउ को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी जो प्रसिद्ध कृति है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशंस में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो शक्ति के संघर्ष को उसमें व्याख्यात किया है। उनका मानना यह था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो मूल तत्व है वो शक्ति के लिए संघर्ष यानी स्ट्रगल फॉर पावर है, और सभी राष्ट्र अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं। मॉर्गेनथाउ का राजनीतिक जो यथार्थवाद है इस धारणा पर आधारित है कि मानव स्वार्थ जो है वो स्वार्थी है, प्रतिस्पर्धा करता है, शक्ति में लोप हो जाता है। चूंकि राज्य जो है मनुष्य से मिलकर बने होते हैं, इसलिए वो भी इसी स्वभाव को दर्शाते या प्रतिबिंबित करते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता या आदर्शवाद की जो अपेक्षा है वो शक्ति और हितों का अधिक महत्व दिया जाता है। मॉर्गेनथाउ ने अपने सिद्धांत को 6 बेसिकली मूलभूत सिद्धांतों के रूप में स्पष्ट किया है, जिसमें सबसे प्रमुख यह है कि राजनीति को शक्ति के रूप में परिभाषित, जिसे राष्ट्रीय हित के आधार पर समझा जाना चाहिए। उनके अनुसार कहा जाए तो प्रत्येक राष्ट्र का सर्वोच्च उद्देश्य ये होना चाहिए अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना होता है, और यह कार्य शक्ति के माध्यम से संपन्न हो सकता है। इसीलिए राष्ट्र जो है अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए कूटनीति, गठबंधन, सैन्य शक्ति और अन्य साधनों का उपयोग करते हैं। मॉर्गेनथाउ का यह भी मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, बल्कि केवल स्थायी सबका हित होता है। ठीक है, मॉर्गेनथाउ के राजनीतिक यथार्थवाद की एक प्रमुख विशेषता यह भी है कि यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखते हैं। यह आदर्शवादी कल्पनाओं या नैतिक मूल्यों की अपेक्षा जो भी वास्तविक परिस्थिति है, शक्ति संतुलन है और यह राष्ट्रीय हितों पर ध्यान देता है। यही कारण है कि इनका जो व्यवहारिक सिद्धांत है, यह सिद्धांत व्यवहारिक है और कह सकते हैं यहाँ पर व्यवहारिक के साथ व्यवहारिक माना जाता है। ठीक है, हालांकि मॉर्गेनथाउ ने इस सिद्धांत की बहुत सारी लिमिटेशन भी रखा और आलोचनाएं भी की हैं। सबसे पहले इस सिद्धांत पर यह आरोप लगाया जाता है यह मानव स्वभाव को अत्यधिक नकारात्मक रूप में प्रस्तुत करता है। यह मान लेना है कि मनुष्य केवल शक्ति कह सकते हैं जो स्वार्थी और शक्ति लोभ एकांगी दृष्टिकोण मतलब एक ही परफेक्ट देखा जा रहा है, एक नजरिए देखा गया। वास्तव मानव स्वभाव में सहयोग का भावना भी होता है, नैतिकता भी होती है, सहानुभूति जैसे गुण भी शामिल होते हैं, जिससे यह सिद्धांत जो है यह पर्याप्त महत्व तो नहीं दे पाता। दूसरी महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत नैतिकता की उपेक्षा करता है। वो मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिक सिद्धांतों का स्थान जो है सीमित है और राष्ट्र अपने हितों के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन आलोचना का तर्क यह है कि आधुनिक विश्व में मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और नैतिक मूल्यों का महत्व बढ़ गया है। केवल शक्ति और स्वार्थ के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय जो संबंधों का समझना अधूरा दृष्टिकोण है। इसके अतिरिक्त यह सिद्धांत जो है अत्यधिक राज्य केंद्रित है, मतलब स्टेट सेंट्रिक होता है। ठीक है, यह केवल राष्ट्र हितों राष्ट्र राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख अभिनेता मानता है, जबकि आज के समय में देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ जो है बेसिकली, और अन्य राज्य तत्व वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मॉर्गेनथाउ का सिद्धांत यह है कि इन सभी का पर्याप्त महत्व नहीं होता। एक अन्य आलोचना यह भी कहा जाता है इसमें, अगला है कि मॉर्गेनथाउ के सिद्धांत की एक और यह सीमा भी है कि ये आर्थिक और जो सामाजिक कारकों को पर्याप्त महत्व नहीं देता है। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आर्थिक संबंध, वैश्वीकरण, तकनीकी विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि जो सैन्य शक्ति होता है उतना ही। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सिद्धांत जो कुछ हद तक अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। फिर भी इन आलोचना के बावजूद मॉर्गेनथाउ का जो राजनीतिक यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिए एक अत्यंत प्रभावशाली और उपयोगी सिद्धांत है। यह हमें समझने में मदद करता है कि राष्ट्र किस प्रकार अपने हितों की रक्षा करते हैं और क्यों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का इतना महत्व माना जाता है। विशेष रूप से जो हम लोग शीतकाल युद्ध जो देखते हैं अमेरिका और रूस के या सोवियत यूनियन के बीच में, इस सिद्धांत की प्रासंगिकता बहुत अधिक थी, जबकि विश्व की राजनीति शक्ति संतुलन और प्रतिस्पर्धा पर आधारित है। अंततः हम कह सकते हैं कि मॉर्गेनथाउ का जो राजनीतिक यथार्थवाद एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली सिद्धांत है
जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को वास्तविकता को उजागर करता है। हालांकि इसके कुछ लिमिटेशन भी है, लेकिन यह सिद्धांत आज भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन करने के लिए महत्वपूर्ण कह सकते हैं आधार बना जाता है। इसीलिए इसे पूर्णतः हम लोग नकार तो नहीं सकते, और इसकी आलोचनात्मक समझ में इसे स्वीकार करना अधिक माना जाता है हमारे पास। ठीक है, अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नारीवादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति क्या है, ये बताइए। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन में नारीवाद जो दृष्टिकोण है, यानी फेमिनिस्ट जो पर्सपेक्टिव है, उसकी उत्पत्ति के बारे में आपको बताने बोला गया है। तो चलिए आइए बताते हैं सवाल को। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी इंटरनेशनल रिलेशन के अध्ययन में नारीवादी दृष्टिकोण यानी फीमेल पर्सपेक्टिव अपेक्षाकृत कहा जाए तो एक नया लेकिन अत्यंत ही महत्वपूर्ण बौद्धिक विकास है हमारा। ठीक है, लंबे समय तक यह क्षेत्र यथार्थवाद, रियलिज्म और उदारवाद जैसे जो भी हमारे पारंपरिक सिद्धांत हैं उनके प्रभुत्व में रहा, लेकिन जिनमें शक्ति, राज्य और सुरक्षा जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा गया था। इन सिद्धांतों में से महिला की जो भूमिका है, लैंगिक असमानता है, सामाजिक संरचनाओं को लगभग हम लोग नज़रअंदाज कर देते थे। इसी पृष्ठभूमि में जो नारीवादी दृष्टिकोण है उसका उदय हुआ, जिसने अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है उनके अध्ययनों को एक नया आयाम इसीलिए प्रदान किया। नारीवाद दृष्टिकोण को अगर आपकी उत्पत्ति को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि ये केवल एक अकादमिक सिद्धांत नहीं है। ठीक है, यह एक हमारी सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, विशेष रूप से कहा जाए तो 1960 और 70 के दशक में विश्व भर में नारीवाद आंदोलन जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहे थे उन्हें जोर पकड़ा। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य यही था कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, लैंगिक समानता स्थापित करना, और जो समाज में व्याप्त पितृसत्ता, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक है, पैट्रिकल संरचनाओं को चुनौती देता था। इसी व्यापक सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययनों पर दिखा। नारीवाद दृष्टिकोण का जो उदय है उस समय हुआ जब विद्वानों को यह महसूस हुआ कि पारंपरिक जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, ठीक है, वो महिलाओं के अनुभव और दृष्टिकोण को पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं। उदाहरण के लिए यथार्थवादी सिद्धांत जैसे हांस मांगथाओ जैसे विचारकों ने विकसित किया, मुख्य रूप से इसमें शक्ति, युद्ध और सुरक्षा की चीज़ वो केंद्रित था। इससे यह मान लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल पुरुष प्रधान क्षेत्र है, जहां निर्णय लेने की जो प्रक्रिया होती है वहां महिलाओं को कोई भूमिका नहीं है। नारीवादी विद्वानों ने इस दृष्टिकोण की चुनौती दी और यह तर्क दिया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति समझने के लिए लैंगिक दृष्टिकोण को शामिल करना आवश्यक है हमारे पास। ठीक है, अब इसी नारीवाद दृष्टिकोण की उत्पत्ति में कुछ प्रमुख विद्वानों का विशेष योगदान रहा। जैसे सिंथिया एनलो ने यह प्रश्न उठाया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को क्यों नज़रअंदाज किया जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति बनानास बीचेस एंड बेसेस, जहां में उन्होंने दिखाया कि विश्व वैश्विक राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है और जो श्रम है किस प्रकार महत्वपूर्ण है, भले इसे औपचारिक रूप से मान्यता ना दी जाए। इसी प्रकार जे एन टिंकर ने अपनी पारंपरिक सिद्धांतों की आलोचना करते हुए यह बताया कि वे पुरुषवादी दृष्टिकोण से प्रभावित है, उसमें लैंगिक असमानता को समझने की जो क्षमता है वो सीमित रखी गई है। नारीवाद दृष्टिकोण की उत्पत्ति का एक महत्वपूर्ण कारण ये भी हमारे पास है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति में युद्ध और संघर्ष के प्रभावों का अध्ययन करते समय यह पाया गया है कि महिलाओं पर इसका जो प्रभाव है वो पुरुषों से अलग है और अक्सर अधिक गंभीर होता है। युद्ध के कारण महिलाओं को हिंसा, विस्थापन और सामाजिक असुरक्षा का सामना करना पड़ता है, लेकिन पारंपरिक सिद्धांत इन अनुभवों को महत्व नहीं देखते। इस प्रकार कहा जाए तो नारीवाद दृष्टिकोण ने यह स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को केवल राज्य और शक्ति के संदर्भ नहीं, बल्कि जो मानव के अनुभव है और उनकी जो सामाजिक संरचना उनके संदर्भ में भी हम समझना चाहिए। इसके अतिरिक्त नारीवाद जो दृष्टिकोण है उसकी उत्पत्ति वैश्वीकरण और मानवाधिकार आंदोलन से जुड़ी हुई है। जैसे जैसे दुनिया अधिक और जुड़ी गई, परस्पर निर्भर होती गई, वैसे वैसे महिलाओं के जो मुद्दे जैसे श्रम अधिकार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा का हिस्सा बनने लगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सम्मेलनों में लैंगिक समानता पर चर्चा बढ़ी, जिससे जो नारीवाद दृष्टिकोण है उसे और अधिक प्रोत्साहन मिला। नारीवाद दृष्टिकोण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि ये केवल महिलाओं की समस्याओं पर केंद्रित नहीं है, बल्कि ये पूरे सामाजिक जो ढांचा है उसका विश्लेषण करता है। यह केवल यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार पितृसत्तात्मक जो समाज है हमारा, शक्ति संरचनाएं और सामाजिक मान्यताएं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करते हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो निर्णय लिए जाते हैं वह केवल राजनीतिक या आर्थिक कारणों से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होते हैं। नारीवाद दृष्टिकोण की उत्पत्ति का तीसरा बहस यानी थर्ड डिबेट के संदर्भ में कहा जाता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन से नए दृष्टिकोण जैसे उत्तर आधुनिकतावाद, संरचनावाद, नारीवाद को उदय हुआ, इन दृष्टिकोण ने पारंपरिक जो सिद्धांत थे उनकी सीमाओं को उजागर किया और नए प्रश्न उठाए, जैसे कौन बोलता है, किसके अनुभव को मत दिया जाता है और किसे निर्णय किया जा सकता है। अंततः हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी दृष्टिकोण की उत्पत्ति जो है एक व्यापक बौद्धिक और सामाजिक परिवर्तन का उदाहरण या परिणाम है।
या पारंपरिक जो हमारे सिद्धांत है उनकी सीमाओं और उनकी जो कह सकते हैं पुरुष प्रधान प्रकृति के विरुद्ध जो है एक प्रतिक्रिया के रूप में विकसित हुआ। इससे अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है के अध्ययन को और अधिक समावेशी, मानवीय और संवेदनशील बनाया गया। आज के समय में या परिप्रेक्ष्य में कहा जाए तो नारीवादी दृष्टिकोण जो हमारे पास है उसके संबंध अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। यह न केवल महिलाओं के अनुभव को सामने लाता है बल्कि ये भी दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समझने के लिए लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर नजर नहीं किया सकता। इस प्रकार नारीवादी दृष्टिकोण ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों नई दिशा और एक जो नई गहराई वो प्रदान की हमारे पास है। ठीक है, अगला सवाल है उत्तर आधुनिकतावाद क्या है और इसकी जो मुख्य विशेषताएं उसका अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में व्याख्या करें। तो चलिए ये जानते हैं क्या होता है हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म। ठीक है, तो अगर आपको लगता है अभी तक कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल बना है तो आप लोग वीडियो को थोड़ा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा ताकि आप सही दोस्तों के भी 70 नंबर आ सके, क्योंकि 75 नंबर में 75 अगर लाना है तो पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना पड़ेगा। पूरा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए आपको जो प्ले सेक्शन है पूरा वीडियो देख लीजिए, वो भी 75 कवर हो जाएगा। तो बस चलिए लास्ट सवाल हम लोग कंप्लीट करते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद क्या होता है और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के रूप में व्याख्या करें। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में उत्तर आधुनिकतावाद पोस्ट मॉडर्निज्म एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसने पारंपरिक सिद्धांतों की जो बुनियादी धारणाएं उनको चुनौती देकर एक नया बौद्धिक दिशा प्रदान किया। यह दृष्टिकोण देखा जाए तो मुख्यतः 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विकसित हुआ, जब विद्वानों ने यह महसूस किया कि यथार्थवाद जो रियलिज्म है और उदारवाद लिबरलिज्म है जैसे पारंपरिक सिद्धांत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जटिलता को पूरी तरह समझने में हमें सक्षम नहीं है। इसलिए उत्तर आधुनिकतावाद इन सीमाओं के जो विरुद्ध है एक आलोचनात्मक प्रतिक्रिया के रूप में सामने उभर कर आया। ठीक है, जहाँ पर कोई भी सत्य यानी जो ट्रुथ है या जो ज्ञान है वो पूर्णतः वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों से निर्मित होता है। इस विचार को विकसित करने में मिशेल फूको और जैक दरिदा जैसे विचारकों का महत्वपूर्ण योगदान है। फूको ने ज्ञान और शक्ति यानी पावर एंड नॉलेज को संबंधों को स्पष्ट किया, जबकि दरिदा ने विघटन की अवधारणा प्रस्तुत की, जिसका माध्यम से किसी भी पाठ या विचार में छिपे हुए अर्थों को उजागर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में उत्तर आधुनिकतावाद यह मान्यता है कि जो हम वास्तविकता यानी रियलिटी समझते हैं वो दरअसल भाषा, विचारधारा और सत्ता संरचना के माध्यम से निर्मित होती है। इसलिए यह दृष्टिकोण पारंपरिक सिद्धांतों द्वारा जो भी प्रस्तुत हमारे सामने सत्य होते हैं उनको न चुनौती देता है और यह पूछता है यह सत्य जो है किसके हित में बेसिकली बनाए जा रहे हैं और किन आवाज़ों को इसमें दबाया जा रहा है। ठीक है, उत्तर आधुनिकतावाद की यह प्रमुख विशेषता है कि यह महान जो वृत्तांत है हमारे यानी ग्रैंड जो नैरेटिव्स है उनका विरोध करता है। महावृत्तांत वे व्यापक सिद्धांत होते हैं जो ये दावा करते हैं कि वे पूरी दुनिया ये जो समस्त वास्तविकता उसको वो समझ सकते हैं हमारे पास है। उदाहरण के लिए यथार्थवाद वो मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति संघर्ष पर आधारित है, लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद इस प्रकार के दावों को अस्वीकार करता है, रिजेक्ट करता है और यह कहता है कि यह कोई सिद्धांत सभी परिस्थितियों को नहीं समझा सकता है। इसके अलावा कहा जाए तो उत्तर आधुनिकतावाद यानी भाषा और विमर्श यानी लैंग्वेज और जो डिस्कर्स है उसको अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह मानता है कि भाषा केवल संचार का माध्यम नहीं है, बल्कि यह वास्तविकता को निर्मित करने का एक साधन भी हमारे पास है। उदाहरण के लिए जब किसी देश को आतंकवादी कह देते हैं तो ये शब्द नहीं होता, बल्कि वहाँ की पूरी राजनीतिक वैचारिक दृष्टिकोण को खाया जाता है। इस प्रकार उत्तर आधुनिकतावाद यह समझने का प्रयास करता है कि किस प्रकार भाषा और जो विमर्श अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने का कार्य करते बताया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उत्तर एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सत्ता यानी जो पावर है, सत्ता की जो पारंपरिक अवधारणा को विकसित किया जाता है, जहाँ यथार्थवाद सत्ता को मुख्यतः बेसिकली सैन्य और आर्थिक शक्ति के रूप में देखा जाता है, वहीं पर उत्तर आधुनिकतावाद यह मानता है कि सत्ता केवल भौतिक ही नहीं बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक भी होती है। सत्ता इस बात से निहित होती है कि कौन ज्ञान उत्पन्न कर रहा है, कौन निर्णय लेता है और किन विचारों को वैध माना जाता है। उत्तर आधुनिकता एक और अन्य विशेषता है कि हाशियों पर पड़े समूह मतलब मार्जिनल ग्रुप्स के आवाज़ को महत्व देते हैं। पारंपरिक जो सिद्धांत है अक्सर केवल जो भी शक्तिशाली देश है और नेताओं के दृष्टिकोण का महत्व देने कार्य करते हैं, वहीं पर उत्तर आधुनिकतावाद जो है यह प्रयास करता है कि महिलाएं, अल्पसंख्यक, विकासशील देशों के अनुभव को इसमें शामिल किया जा सके। इस दृष्टिकोण में यह नारीवाद, उत्तर जो औपनिवेशिकता है पोस्ट कॉलोनिज्म में और अन्य जो भी आलोचनात्मक सिद्धांत है उनसे ये जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर कहा जाए तो विघटन की प्रक्रिया का भी उपयोग करता है, जिसके माध्यम से यह दिखाने का प्रयास करता है कि किसी भी विचार या सिद्धांत के भीतर जो है अंतर्विरोध और छिपे हुए जो पूर्वाग्रह है वो पहले से मौजूद होते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई सिद्धांत यह दावा करता है वो पूरी तरह से निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ है,
तो उत्तर आधुनिकता यह जांच करता है कि क्या वो सही में, क्या ऐसे कुछ दृष्टिकोण को इसमें प्राथमिकता दी जा सकती है, ये चेक करता है। हालांकि ये कहा जाए तो उत्तर आधुनिकता की कई आलोचनाएं भी की गई। सबसे महत्वपूर्ण आलोचना में से एक माना जाता है कि यह अत्यंत ही सैद्धांतिक है, मतलब कुछ प्रिंसिपल से जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ जटिल है, कॉम्प्लेक्स है, जिसे इसे समझना और व्यवहार में लागू करना कठिन हो जाता है। इसके अलावा यह जो दृष्टिकोण है किसी स्पष्ट समाधान या नीति दिशा को सुझाव नहीं करता, बल्कि खाली समस्याओं की आलोचना करता है। कुछ विद्वानों से यह भी माना है यदि किसी सत्य को सापेक्ष मान ले तो किसी भी ठोस निर्णय या नीति का आधार जो है कमजोर हो सकता है। इसके बाद कहा जा सकता है कि उत्तर आधुनिकतावाद का जो महत्व है, इस बात में पता चलता है हमें, या इस बात में भी है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को एक नए और गहरे दृष्टिकोण से देखने की प्रेरित करता है। यह हमें समझ में मदद करता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल शक्ति और हितों पर खेल नहीं है, बल्कि ये विचार, भाषा और सांस्कृतिक जो संरचना उससे प्रभावित होती है। अंततः हम कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद जो है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक महत्वपूर्ण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण है, जो पारंपरिक सिद्धांतों की सीमाओं को उजागर करता है और हमें यह सोचने प्रेरित करता है कि हम जिस वास्तविकता को स्वीकारते हैं वो किस प्रकार निर्मित हुई है। इस प्रकार यह दृष्टिकोण जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन को और भी अधिक व्यापक, समावेशी और चिंतनशील बनाने का कार्य करता है। तो ये था हमारे पास आप सभी बच्चों के लिए 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने आपको आज की वीडियो में करा दिया। अगर आप सभी को हमारे चैनल के द्वारा किसी प्रकार की लगता है कि हमने आपको सहायता करे सेमेस्टर 3 के पेपर में, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। बस इतना प्यार आप हमें दिखा दीजिए और कमेंट बॉक्स में कौन से पढ़ना है ये भी बता दीजिएगा। बाकी बेस्ट हिसाब से बच्चों की एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं इस वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।